हाय एवरीवन। वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोज। मैं हूं जूही और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये पिछला चैप्टर में पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल पे न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द सेम थिंग बट फ्रॉम अ पब्लिक पर्सपेक्टिव, कि हम पब्लिक के व्यू से देखेंगे कि न्यूट्रिशन और हेल्थ कैसे रिलेटेड है, उनके बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले तो हम सीखेंगे पब्लिक न्यूट्रिशन होता क्या है। फिर हम सीखेंगे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स जो पब्लिक हेल्थ में एग्जिस्ट करती हैं। पहले हमने सीखा था इंडिविजुअल लेवल पे, अब हम सीखेंगे पब्लिक हेल्थ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हम लोग देखने वाले कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव लिए हैं इन सारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। देन वील सी कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट का क्या काम होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। एंड देन वील ऑल्सो लर्न कि अगर हमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बनना है तो व्हाट वील हैव टू स्टडी, हमारे स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, हमें कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। Public health refers to the collective action taken by society to protect and promote the health of the whole population। मतलब कि ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, कोई एक इंसान नहीं कर रहा है, ये हम सारे लोग एज अ सोसाइटी मिलके पब्लिक हेल्थ रेफर करते हैं। पब्लिक हेल्थ का पूरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहे। इसको हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, it depends from countries to country, from government policies and even individual level पे भी। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, पिछले चैप्टर में मैंने सिखाया था। तो हम इसी को देखेंगे बट पब्लिक व्यू के हिसाब से कि एज अ मास कैसे ये अफेक्ट करता है हमारे को, हमारी कंट्री को। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, वाई डू वी नीड टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन? दिस इज बिकॉज malnutrition is underlying cause of at least 50% of death of children under 5 years। malnutrition मैंने बताया था, इट इज टू टाइप्स के malnutrition, एक तो ओवर न्यूट्रिशन, एक अंडर न्यूट्रिशन। दोनों को मिला के malnutrition कहते हैं एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम स्पेशली इन आवर कंट्री, जहाँ पे 50% से ज्यादा डेथ्स होती हैं बिकॉज malnutrition होता है इन द चिल्ड्रन। सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं एंड दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द इन्फेंट्स बोर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट बेबीज, दैट इज दे वे लेस देन 2500 ग्राम और 2.5 kg। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मेनी केजी और हाउ मेनी ग्राम्स, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से विच वन इज द राइट वन। So we have to remember this is 2.5 kgs। And of course फिर अगर low birth weight होगा then it will impact our lives आगे जाके, it will even adulthood में जाके we will have nutritional problems and that is, or even child mortality भी हो सकती है। And that is why we have to address the problem of malnutrition at public level। उसके बाद हम देखेंगे देर इज वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन अमंग प्री स्कूलर्स। ग्रोथ रिटार्डेशन वो भी क्यों होगा, बिकॉज मैल न्यूट्रिशन अगेन, एंड इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज, दे डोंट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, इन सबसे क्या होता है मैल न्यूट्रिशन। A large population of children and adults suffer from micronutrient deficiencies. This is also known as hidden hunger। हिडन हंगर को क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या होते हैं? जैसे आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, डी, आयोडीन, फोलिक एसिड, B12, दीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जब हमारी बॉडी में कम होते हैं देन इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है एंड दिस इज कॉल्ड हिडन हंगर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर। माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सारी चीजें होती है। मैक्रो क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
And if we don't control this problem in time, then of course it will affect our future. Even adulthood में problems आ सकती हैं. Childhood में तो है ही, अगर अगर आपको micronutrient deficiencies हैं तो childhood में तो problem आएगी, but even in adulthood it will continue. इसलिए बहुत important है कि इसको grass root level पे ही ठीक करना. यहाँ बता रखा है the negative impact on productivity and quality of life. The cost of malnutrition आर वेरी हाई. कॉस्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इट इज सो हाई. मतलब हमारी लाइफ स्टाइल इतना खराब हो जाता है उस वजह से दैट वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन उसके लिए. जैसे कि एक्सपर्ट्स आर एस्टिमेटेड प्रोडक्टिविटी लॉसेस आर मोर देन 10% ऑफ लाइफ टाइम अर्निंग्स फॉर इंडिविजुअल एंड 2 to 3% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन. तो ये केवल एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे कंट्री को इफेक्ट कर रहा है. हमारा जो जीडीपी कहलाता है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है इफ द पॉपुलेशन इज मैल न्यूट्रिशन. This clearly indicates if we tackle malnutrition, we can help India to develop, grow economically, and become a powerful nation. इंडिया मोस्टली फेसेस प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन. ये तो हमें पता है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन इज फेसिंग अंडर न्यूट्रिशन, बट इसका ये मतलब नहीं दैट ओवर न्यूट्रिशन डज नॉट एग्जिस्ट. इट एग्जिस्ट उतना ही. एंड स्पेशली आजकल इट इज़ ऑन द राइज बिकॉज हमने पिछले चैप्टर में सीखा था बिकॉज वी हैव अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नाउ. वी ईट लेस हेल्दी फूड, मोर जंक फूड, वॉकिंग लेस, डूइंग लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. इन सब से क्या हुआ है? ओवर न्यूट्रिशन. We are not able to digest properly all the nutrients. That also leads to malnutrition. इसको भी टैकल करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अंडर न्यूट्रिशन को टैकल करना है. फिर ये इस पैराग्राफ में हमको यही बता रखा है कि हमारा वेस्टर्न टाइप ऑफ फूड जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्कुट खाने से, इंडियन फूड खाने से विच इज़ फ्राइड, फैटी, ये सब खाने से हमारा जो ये हमारी डेली डाइट में इंक्लूड हो गया विच रिजल्ट्स इन मैल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन. एट द सेम टाइम वेजिटेबल फ्रूट्स कम हो गए हैं. सो एंड इससे होता क्या है? हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस, ये सब इज कॉज्ड बाय दिस. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दैट इंडिया इज सेट टू फेस डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन. तो इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है. सो वी नो कि अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन दोनों एग्जिस्ट करता है इन इंडिया एंड दिस इज कॉल्ड डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन. तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन पॉपुलेशन में बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत सारे लोगों को है, एज वेल एज ओवर न्यूट्रिशन. और ओवर न्यूट्रिशन के हम रीजंस बता देंगे. यहाँ पे लिखे मेरे से वॉकिंग लेस, डूइंग लेस फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ईटिंग लेस हेल्दी फूड, मोर प्रोसेस्ड फूड, इस सबसे ओवर न्यूट्रिशन होता है. एंड इसको इन दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन हो गया. अब इसके बाद यहाँ है कि देर इज ट्रेमेंडस नीड फॉर अ ट्रेन कैडर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट टू एड्रेस एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके बिना विदाउट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट वी वोंट अंडरस्टैंड कि पब्लिक हेल्थ में चल क्या रहा है, वो अच्छी है, बुरी है, या हमें इसको कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम्स को. तो सबसे पहले तो सीखते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है. हमने जो ऊपर पढ़ा था वो था पब्लिक हेल्थ क्या है. ये है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या है. पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इज फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज कंसर्न विद प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ. मतलब कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन बेसिकली जो हमारा पब्लिक हेल्थ है उसको अच्छा करने के लिए जो कहते हैं दैट इज पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन. और वो कैसे ठीक होगा? हम हमारे इलनेसेस को या डिजीजेस को प्रिवेंट करेंगे, पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा प्रमोट करेंगे. सो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन होगा. Public health nutritionists या professionals use large-scale organized and multidisciplinary approach to solve the problem that affect the population. मतलब कि मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइज मतलब कि ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है. मतलब केवल एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये सारी पब्लिक के लिए है. दैट इज वाई ये
लार्ज स्केल पे होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि अलग अलग, जैसे साइंस, आर्ट्स, इन सब से हम कुछ कुछ लेते हैं एंड देन वी यूज इट ऑन द पब्लिक, ताकि हमारी स्ट्रैटेजी से काम करें। ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट ही गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन अच्छा हो। Therefore, this field is multidisciplinary in nature and is built on foundation of biological and social sciences, जैसे मैंने क्या भी बताया। The professional are required to address problems of the community, public, especially for the vulnerable group. प्रोफेशनल जो है वही मैंने बताया कि वो बताते हैं टू द गवर्नमेंट और एनी वन और टू द पब्लिक इट सेल्फ कि ये प्रॉब्लम्स है और हमें इन्हें ऐसे टैकल करना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ कम्युनिटी? कम्युनिटी इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल कॉमन लैंग्वेज, सिमिलर कंडीशन, कॉमन लाइफस्टाइल, इस सबको कम्युनिटी कहते हैं। दिस इज वेरी बेसिक, बट हमें क्यों जानना चाहिए? बिकॉज हम अभी पब्लिक हेल्थ के बारे में सीख रहे हैं। तो पब्लिक होता क्या है? पब्लिक कम्युनिटी, कम्युनिटी इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कुछ कुछ तो कॉमन है। यहाँ ये बता रखा है दैट कोई भी प्रोफेशनल जो है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में जो आता है, वो सबसे पहले तो देखते हैं कि किस मैग्नीट्यूड पे प्रॉब्लम है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कम है, छोटी है, बड़ी है, कितने लोगों को है, क्यों है, उसको ठीक कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तब जाके ये सक्सेसफुल होते हैं सारे प्लान्स। हम उन प्लान्स के बारे में आगे पढ़ने वाले कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज निकाली हैं। और जैसे मैंने बताया था, while poverty is often the underlying cause, the situation become worse when substantial proportion of families do not have access to basic amenities. पॉवर्टी एक अंडरलाइन कॉज है अंडर न्यूट्रिशन का, बट ये जब बहुत ज्यादा फैल जाता है, जब बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलता एक एटलीस्ट बेसिक फूड, देन दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। फिर हमारा कंट्री अफेक्ट होता है, जीडीपी अफेक्ट होता है, सबका लाइवलीहुड इफेक्ट होता है। वहीं लिखा, और ये लिखा है, वर्किंग डेज आर लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू वाटर बॉर्न डिजीजेस ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूट्रिएंट्स कम होने से, जब पानी खराब हो तो भी। दिस ऑल कम्स अंडर पब्लिक हेल्थ, और इसको इम्प्रूव करने को क्या कहते हैं? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ये सारी लार्ज स्केल पे हैं, इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये। तो सबसे पहला होता है PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोटीन की कमी की वजह से जो मैल न्यूट्रिशन होता है, दैट इज कॉल्ड PEM। ये हर जगह फाउंड होता है, ऐसा नहीं कि केवल डेवलपिंग कंट्रीज में है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है, डेवलप्ड में भी आता है। इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट याद है मैंने बताया था, इट इज एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के कमी की वजह से जो होता है, दैट इज PEM। जिनको द किड्स हु हैव PEM, उनको और भी डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे कि TB, एड्स। एंड अच्छा, कैसे पता कैसे लगाते हैं कि किसी को PEM है या नहीं है? तो इट इज इवेल्युएटेड यूजिंग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर क्या होता है? इट इंक्लूड्स वेट, हाइट, हेड, चेस्ट सर्कमफ्रेंस एक्सेट्रा। तो वी शुड नो कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर में क्या क्या आता है। वेट आता है, हाइट आता है, हेड, चेस्ट, सर्कमफ्रेंस आता है। ये 1 मार्कर में आ सकता है। इसका क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन PEM, उसके कॉजेस, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं यूजिंग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, उसके कॉजेस क्या हैं एट फैमिली लेवल, इंडिविजुअल लेवल। तो हम ये अभी देखेंगे कि, तो ये एक टेबल की तरह दिया हुआ है, फैक्टर्स रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन। तो एक तो बेसिक कॉजेस हैं, एक अंडरलाइन कॉजेस एट फैमिली लेवल है, एक इंडिविजुअल लेवल है, और उसके आउटकम क्या है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिक कॉजेस। सबसे पहले क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सब कैसा है। देन पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम।
एंड देन पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पीपल। ये 3 जो है ये बेसिक कॉजेज हैं। ये तीनों याद रखना बिकॉज इट कैन कम एज अ 3 मार्कर इटसेल्फ कि व्हाट आर द 3 बेसिक कॉजेज। और फिर उसके बाद हम सेकंड लेवल पे आते हैं, फैमिली लेवल पे क्या क्या कॉजेज हैं। insufficient access to food, poor maternal and child care practices, poor water या sanitation, inadequate health services, या फिर inappropriate knowledge and discrimination against women, elderly and girl child, या फिर low level of education। ये फैमिली लेवल पे ये बहुत बेसिक है, ये हमको सारे पता है, इनमें से यू कैन लर्न एनी 3 to 4 बिकॉज ये आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है कि दिस रीजन कम्स अंडर फैमिली लेवल या इंडिविजुअल लेवल या फिर बेसिक कॉज, तो ऐसे आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। एंड देन इंडिविजुअल लेवल पे क्या कॉजेज हैं, इनएडिक्वेट और फॉल्टी डाइटरी इनटेक, हम खुद ही अच्छा खाना नहीं खा रहे इवन इफ वी हैव अच्छा एक्सेस टू फूड और वी हैव गुड सैनिटेशन हाइजीन। और दूसरा क्या है, डिजीजेस और इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी इट कैन ऑल्सो बी ए फैक्टर टू अंडर न्यूट्रिशन। और आउटकम क्या है, वी नो मैल न्यूट्रिशन, डिसेबिलिटी एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिस्क्राइब 3 बेसिक कॉजेज एंड 2 अंडरलाइंग कॉजेज एट हाउसहोल्ड लेवल कंट्रीब्यूटिंग टू अंडर न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री। ये यहाँ पे भी बता रखा था कि डिफाइन पीएम एंड कॉजेज एट फैमिली एंड इंडिविजुअल लेवल, तो हम ये लिखते हैं फैमिली लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहले लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू बी अंडरवेट when his or her body is less than adequate for his body weight is less than adequate for his or her age, उसको हम अंडरवेट कहते हैं। स्टंटिंग क्या होता है, is said when present when is said to be present when height is less than adequate for age। जब हाइट कम होती है, देर इज शॉर्ट स्टेचर मतलब कम हाइट, इज कॉल्ड स्टंटिंग। वेट कम होना अंडर वेट, एंड व्हेन वेट इज नॉट एडिक्वेट टू द रिलेटिव हाइट इट इज टर्म्ड एज वेस्टिंग। मतलब वेट या तो कम है बहुत ज्यादा और हाइट लंबी है, देन इट इज कॉल्ड वेस्टिंग। तब स्टंटिंग नहीं कहेंगे बिकॉज हाइट लंबी है, लेकिन अंडर वेट भी नहीं कहेंगे, वी विल से वेस्टिंग। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आ सकता है। और द सीवियर न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी is termed as marasmus, and that caused by protein deficiency is termed as kwashiorkor। तो अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, तो इसके अंदर ही 2 टाइप के आते हैं, एक तो होता है मरासमस और दूसरा होता है क्वाशियोरकर। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मरासमस जो है वो फूड एंड एनर्जी की कमी की वजह से है, बट क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी की वजह से है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ मैल न्यूट्रिशन पे आते हैं विच इज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो इसमें मैंने बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं हम, हिडन हंगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस डेफिशिएंसी, जैसे आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, ये सब जो है बहुत कॉमनली फाउंड है, जिनमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज कॉमन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हिडन हंगर। तो वील एक्सप्लेन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, नेम एनी 2 कंडीशन क्लासिफाइड अंडर हिडन हंगर। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो एक तो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी, और तीसरा होता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों मिला के एक कैटेगरी में आता है विच इज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA फॉर शॉर्ट। तो ये इट इज वेरी कॉमन इन वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज, एडोलेसेंट एज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड स्कूल एज चिल्ड्रन। तो ये होता कब है, जब हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन कम होने, हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, तो वो कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होने से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग यानी थकावट, फीलिंग लेथार्जिक, ये सब होता है। हमें पता कैसे चलता है कि IDA है या नहीं है, ये जनरल पैलर मतलब फीका पड़ जाना, पेलनेस ऑफ कंजक्टिव ऑफ द आई,
टंग, नेल बेड्स एंड सॉफ्ट पैलेट, ये सब क्या है, ये इन सब को कहते हैं जैसे सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम ये सब लिखेंगे। बच्चों में कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि जो दिमाग से रिलेटेड है, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सब भी अफेक्ट होता है। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आती है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए वी नो बहुत आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ऑल्सो देर इज लेस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, तो हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है बेसिकली, तो फिर इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। इसलिए देर इज अ विशियस साइकिल बिटवीन विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन। तो ये एक विशियस साइकिल बनाया हुआ है, ये बहुत इजी है समझना। विटामिन डेफिशिएंसी होगी तो हमारे को इन्फेक्शन जल्दी होंगे, इन्फेक्शन जल्दी होंगे तो विटामिन ए और कम होगा, और फिर से विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, तो ये एक विशियस साइकिल है, मतलब ये खत्म नहीं होता। फिर तीसरा आता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आईडीडी। नाउ हम सबको पता है कि आयोडीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी कहते हैं कि सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। तो वो किस लिए, बिकॉज आयोडीन की कमी से आईडीडी हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये इकोलॉजिकल फिनोमेना है। इकोलॉजिकल फिनोमेना मतलब कि कुछ इकोलॉजी यानी किसी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया टू एरिया जो है वहां पे देखने को मिलता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे जो है ज्यादा देखने को मिलता है आईडीडी एज कंपेयर टू अदर जगह, अदर स्टेट्स। इसको कहते हैं आईडीडी। इट रेफर्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ डिसेबलिंग कंडीशन दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस फ्रॉम फीटल लाइफ थ्रू एडल्टहुड ड्यू टू इनएडिक्वेटरी डाइटरी इंटेक ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे जो इन जगहों पर आयोडीन कम होता है सॉल्ट में, दैट इज वाई पीपल सफर फ्रॉम इट। वहाँ पे क्या है, सॉइल के अंदर ही आयोडीन कम है, सो दैट इज वाई जो उनका खाना है उसके अंदर भी आयोडीन की कमी आ जाती है, एंड दैट इज वाई दे सफर फ्रॉम आईडीडी। एंड यहाँ बता रखा है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड हार्मोन होता है उसको थायरोक्सिन कहते हैं, वो जो है वो अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, वो अच्छे से हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती है जब हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। इनलार्ज थायराइड इज नोन एज गोइटर। यहाँ पे गोइटर की आई थिंक पिक्चर भी दे रखी है, ओके पिक्चर नहीं है। सो गोइटर इज बेसिकली व्हेन देयर इज एनलार्ज्ड स्पेस नियर द नेक, तो वहाँ पे गले के पास होता है वो, और उसको गोइटर कहते हैं। एंड इन चिल्ड्रन इट मैनिफेस्ट एज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म मतलब कि छोटी हाइट रह जाना, उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। Iodine deficiency in adults during pregnancy has several adverse effects, especially resulting in mental retardation and congenital abnormalities of the fetus. मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है तभी देर आर प्रॉब्लम्स एंड कॉग्निटिव, मतलब कि मेंटल रिलेटेड, जैसे कि थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, इन सब में प्रॉब्लम होती है। IDD is estimated to affect about 13% of the world's population, मतलब कि काफी ज्यादा लोगों को प्रेवलेंट है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि एक तो कहाँ कहाँ ये कॉमनली मिलता है, ये इकोलॉजिकल फिनोमेना है, और इसको अगर किसी को हो आईडीडी तो क्या होता है, उसके बाद गोइटर, गोइटर कहते हैं उसको, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, गोइटर। अब हमने न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली कि हमने आईडीडी पढ़ लिया, आईडीए पढ़ लिया, हिडन हंगर पढ़ लिया, बट इस सब को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है अब वो देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज है इंटरवेंशन, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है ताकि ये ठीक हो या एटलीस्ट कम हो। तो गवर्नमेंट ने पोषण अभियान, पोषण अभियान क्या है, इसका फुल फॉर्म पीएम्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने इन झुंझुनू राजस्थान मार्च 2018। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे इतना स्पेसिफिक नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि पोषण अभियान है, उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो वो करता क्या है, इट टारगेट स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, जो हमने अभी भी पढ़ा
सारे सिम्टम्स या क्या क्या होता है वो सबको टारगेट करता है ये पोषण अभियान. इट इज मेंट टू मॉनिटर एंड रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सच स्कीम. तो वो पहले देखता है कि ये जो हमने स्कीम निकाली है ये इम्प्लीमेंट हो भी रही है कि नहीं. मतलब निकालने से नहीं होता ना, उसको वो लागू करना पड़ता है, तो वो हो रहा है कि नहीं ये भी चेक करता है. Its large component involves gradual scaling up of intervention of all districts in the country by 2022. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने एक तो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन निकाले, एक लॉन्ग टर्म. तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे अब हम. तो शॉर्ट टर्म क्या क्या है? कुछ शॉर्ट टर्म है आईसीडीएस. आईसीडीएस क्या है? इट कवर्स ऑल वल्नरेबल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6. मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 साल के बच्चे तक, और ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स. इनको कवर कौन करता है? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है. फिर दूसरा शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन क्या है? फोर्टिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स, सॉल्ट फोर्टिफाइड विद आयोडीन. ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने बताया था ना, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आईडीडी. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम सॉल्ट में ही आयोडीन डाल देते हैं ताकि लोगों को आईडीडी ना हो या लोगों को गोइटर ना हो. वैसे ही क्या होता है, सीरियल्स के अंदर आयरन डाल देते हैं ताकि आयरन डेफिशिएंसी ना हो. और तो ये एक्स्ट्रा ऐड करने को क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन. And then third short-term intervention is production and popularization of low-cost nutritious food from indigenous and locally available raw materials by involving women in this activity. तो इससे क्या होगा? एक तो जॉब्स बढ़ेंगी और दूसरा सबके पास न्यूट्रिशियस फूड भी अवेलेबल हो जाएगा. और चौथा क्या है? कंट्रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स, नेमली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन ए, फोलिक एसिड एंड आयोडीन among children, pregnant women and nursing mothers. तो ये सब कवर किया है गवर्नमेंट ने अंडर शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस. और ये नहीं, कुछ इनडायरेक्ट पॉलिसीज भी हैं. इनडायरेक्ट मतलब कि गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट हाथ नहीं है, बट इट विल हेल्प इन फ्यूचर. तो वो क्या क्या इनडायरेक्ट पॉलिसीज है? एक तो है कि इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, मतलब कि सबको खाना मिले, ऐसा नहीं कि खाने की ही कमी पड़ जाए. तो उसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी. एक बफर स्टॉक मेंटेन करना, एक्स्ट्रा खाना बचा के रखना कि समटाइम्स कहीं फेमाइन आ गया, अर्थक्वेक आ गया और सारी फसल खराब हो गई, तो तब ये जो खाना बचा के रखा है ये तब यूज होगा. तो इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी. दूसरा इनडायरेक्ट पॉलिसी है इम्प्रूवमेंट इन डाइटरी पैटर्न्स बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनली रिच फूड्स. मतलब कि डाइटरी पैटर्न सबका इम्प्रूव करना. कैसे? न्यूट्रिशनली रिच फूड्स को अवेलेबल करा के सबको दे के. पता चले कि सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव न्यूट्रिशियस फूड और सम डोंट. तो जिनके पास नहीं होगा उनको ऑब्वियसली बीमारियां होंगी. तो ये भी एक गवर्नमेंट का काम है इनडायरेक्टली कि सबको अच्छा खाना प्रोवाइड करना. तीसरा, पॉवर्टी एलिवेशन फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पीडीएस. मतलब कि जो लोग न्यूट्रिशनली रिच फूड खुद से नहीं ले पाते, तो उनको थोड़ा सस्ते में, जैसे राशन कहते हैं ना, राशन शॉप्स, तो वहां पे थोड़ा सस्ते में करके देते हैं. दैट इज कॉल्ड पीडीएस. एंड इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स कि सबको इक्वली लैंड मिले. इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? खाने में मिलावट मिला देना. तो वो बंद करवाना, ताकि वरना कोई सोचे कि हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं बट एक्चुअली में उसमें मिलावट हो. तो वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया, बेसिक न्यूट्रिशन एंड नॉलेज, मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स. ये सब जो है इन सबको हम इनडायरेक्ट पॉलिसी के अंडर लाते हैं. तो ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इसमें तो आपको एटलीस्ट 2-3 याद रखने चाहिए. तो हमने जो पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स अभी पढ़ी, उसको ठीक करने के लिए हम ये पढ़ने वाले कि एक तो दो दो तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है. तो वो दो तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? एक तो है डाइट या फिर फूड बेस्ड स्ट्रैटेजी. मतलब कि डाइट ठीक करने से हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. और दूसरा है न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच और मेडिसिनल अप्रोच. इसमें हम लोग खाने के अंदर न्यूट्रिशन डालेंगे या फिर मेडिसिन देंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आईडीडी, आईडीए, ये सब ठीक हो. तो डाइट या फूड बेस्ड स्ट्रैटेजी, नाम से ही पता चल रहा है, इट यूजेस फूड एज अ टूल टू ओवरकम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी.
तो इट इज सस्टेनेबल एंड हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी, तो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, ये बहुत इजीली कराया जा सकता है और इसके बेनिफिट्स जो हैं बहुत आगे तक दिखते हैं। अब जैसे अगर हम दवाइयाँ लें तो जब दवाइयाँ खाना बंद कर देंगे तो उसका इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देंगी। बट ऐसा खाने के साथ नहीं है, अगर हम खाना अच्छा लेंगे तो वो आगे जाके हेल्प करेगा। और ये हम खान सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि अगर हम खाना रोक भी देंगे, ऐसा नहीं कि हम खाना रोकेंगे, मतलब दवाइयाँ रोक देंगे तो उनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, बट खाने के साथ ऐसा नहीं है। एंड दे डू नॉट कैरी रिस्क ऑफ ओवरडोज, ये ऑब्वियस सी बात है, दवाइयाँ अगर ज़्यादा ले लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, खाने के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं पे इसका उल्टा जो है वही है न्यूट्रिएंट बेस्ड या फिर मेडिसिनल अप्रोच। इन दिस अप्रोच न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आर गिवन टू वल्नरेबल ग्रुप, जैसे कि आयरन टैबलेट्स दे देना फॉर प्रिवेंशन ऑफ आईडीए, तो इसको कहेंगे हम न्यूट्रिएंट बेस्ड या मेडिसिनल अप्रोच। दोज हु आर एट रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी एंड दोज हु हैव डेफिशिएंसी, इसको मिला के क्या कहते हैं, वल्नरेबल ग्रुप। तो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर वल्नरेबल ग्रुप्स, तो उसकी ये डेफिनेशन होगी। ये क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। वो क्या था जो हमने पढ़ा था, डाइट, ये डाइट या फूड बेस्ड जो है वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है इट इज एक्सपेंसिव एंड देयर मे बी प्रॉब्लम्स ऑफ कवरेज। एक्सपेंसिव ऑब्वियसली दवाइयाँ खरीदनी है, फिर बांटनी है, इस सब में खर्चा आएगा, दिस इज एक्सपेंसिव। एंड देन दिस प्रॉब्लम ऑफ कवरेज ऑल्सो, कि सबको दवाई मिली कि नहीं मिली, खाना सबके पास पहुंच रहा है, इक्वली ना सही बट सबके पास है, दवाइयाँ सबके पास नहीं पहुंच रही। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया न्यूट्रिएंट बेस्ड या मेडिसिनल अप्रोच का। तो यहाँ पे वही फोटोज में दिखा रखा है कि चाइल्ड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड, आयरन फोलिक एसिड ड्रॉप। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर ऐसे दवाई दे रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मेडिसिनल अप्रोच। और खाना अगर अच्छा खाएंगे तो उसको डाइट बेस्ड कहेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये टेबल में क्या समझा रखा है, डिफरेंट इंटरवेंशंस फॉर टैकलिंग मैल न्यूट्रिशन, मतलब कि क्या क्या अलग तरीके हैं मैल न्यूट्रिशन को ठीक करने के। तो पहले तो मेडिसिनल या न्यूट्रिएंट बेस्ड जो मैंने अभी बताया था, दवाइयों के साथ जो ठीक करते हैं उसको मेडिसिनल कहते हैं। तो मेडिसिनल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, इसको ये अप्रोप्रिएट फॉर, ये किसके लिए अच्छा है, ये थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एंड स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। मतलब कि जब हमें प्रिवेंट करना हो मैल न्यूट्रिशन या फिर हमें थेरेपी या फिर कोई ट्रीटमेंट देना हो, तब ये दवाइयाँ देना इज अप्रोप्रिएट। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि टाइमली है, बहुत जल्दी असर देता है, बिकॉज दवाई है एकदम से आराम आएगा, एकदम से ठीक ठीक होंगे आप। तो इसलिए दिस इज टाइमली एंड सस्टेनेबिलिटी, कि दवाइयाँ आप लेते रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे, दिस इज सस्टेनेबल। बट इसके डिसएडवांटेज मैंने पहले ही बताए थे, एक तो ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि दवाइयाँ बांटनी है, लेनी है, इस सब में खर्चा है, एंड नैरो स्कोप ऑफ कवरेज कि सबके पास शायद ना पहुंचे दवाइयाँ। फिर हम आते हैं फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज पे। तो फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज में दो तरीके के फूड बेस्ड स्ट्रैटेजी आती है, एक तो फूड फोर्टिफिकेशन और दूसरा डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन मैंने बताया था कि खाने के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं ताकि वो खाना और ज़्यादा न्यूट्रिशनली रिच हो जाए, यानी उसमें और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाए। तो ये किसके लिए अच्छा है, जब हमें प्रिवेंट करना मैल न्यूट्रिशन, तो तब ये काम आता है। इसके एडवांटेजेस हमें पता है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ऐसा खर्चा नहीं है दवाइयों की तरह कि लेना है फिर किसी को देना है, ऐसा इसमें नहीं है। और दूसरा क्या है, वाइड कवरेज एंड सस्टेनेबल, मतलब ये वाइड कवरेज कैसे, खाना है ये सबके पास पहुंच रहा है, तो ये हेल्पफुल है ही सबके लिए, ऐसा नहीं कि किसी को दवाई मिल रही है नहीं मिल रही है, वैसा नहीं है यहाँ पे। एंड सस्टेनेबल, ये इट ऑल्सो वर्क्स। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट रिक्वायर्स रिसर्च एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री, बहुत रिसर्च चाहिए होती है, देखना पड़ता है कि क्या काम कर रहा है खाने में, क्या नहीं डालना, क्या डालना है। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डज नॉट लीड टू अवेयरनेस इन द पॉपुलेशन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर हम खाने में जैसे सॉल्ट के अंदर आयोडीन डाल देंगे तो लोग खा लेंगे, दे विल नॉट नो कि अच्छा इसमें इसका फ़ायदा क्या, आयोडीन डालने का फ़ायदा क्या है।
ये फायदा इसमें है नहीं। वरना हम अगर किसी को दवाई देंगे तो उसको पता होगा कि अच्छा दवाई हम इसलिए ले रहे हैं, तो अवेयरनेस क्रिएट होती है। लेकिन फोर्टिफिकेशन में कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रही, तो ये एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म डाइटरी या बिहेवियरल चेंजेस। मतलब ये बहुत लंबे फ्यूचर तक काम नहीं करेगा, या एकदम डाइटरी चेंजेस नहीं आएंगे ऐसे करके। तो इसलिए दैट इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेज ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। फिर दूसरा जो फूड बेस्ड चेंज है या स्ट्रैटेजी है वो है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बढ़ा देना, अलग अलग कर देना। तो जैसे नाम बता ही रहा है कि डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन में हम खाना का जो है वो स्कोप बढ़ा देते हैं, हम अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं ताकि हमें हर एक से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता रहे और हमारे को मैल न्यूट्रिशन ना हो। तो ये इसलिए प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। तो इसका फायदा क्या है? इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ रहा। एंड वही वाइड कवरेज, सस्टेनेबल, वही सब वो एडवांटेजेस है जो मैंने पहले बताए थे। फोर्टिफिकेशन और डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन के ऑलमोस्ट सेम एडवांटेजेस है, तो ऐसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक है कि प्रोवाइड्स मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स साइमल्टेनियसली। जैसे फूड फोर्टिफिकेशन में तो क्या है, एक ही चीज मिल रही है। जैसे अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं तो केवल आयोडीन मिल रहा है, या सीरियल्स ले रहे हैं तो सिर्फ आयरन मिल रहा है। बट डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन में अलग अलग तरीके के खाने हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। और इम्प्रूव्स फूड सिक्योरिटी, मैंने बताया था खाने की कमी पड़ जाती है तो हम जो बफर स्टॉक है वो यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो कि हमारे पास कभी अगर खाने की कमी हो तो वी हैव एक्स्ट्रा फूड। तो ये है फूड सिक्योरिटी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट रिक्वायर्स चेंजेस इन ईटिंग बिहेवियर। कि हमारा जैसे जंक फूड खाने की आदत है किसी को, तो ये वो चेंज करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इजी फॉर एवरीवन। किसी को अगर आदत है तो उसको पहले सिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये क्यों खाना चाहिए, हमें अलग अलग तरीके के खाने, बैलेंस डाइट क्यों खानी चाहिए, ये बताना पड़ेगा। फिर इट रिक्वायर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू बी फीजिबल। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होनी चाहिए ताकि हम ये सबको समझा पाए, अवेयरनेस क्रिएट कर पाए और लोग अपने डाइट में डाइवर्सिफिकेशन ला पाए। तीसरा डिसएडवांटेज है इट रिक्वायर्स चेंज इन एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। अगर फार्मर्स भी एक ही तरीके का खाना, एक ही तरीके का फूड बनाने लगेंगे या उगाने लगेंगे, देन वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर खाना ही अलग अलग तरीके का अवेलेबल नहीं होगा तो लोग लेंगे कहाँ से। तो इसलिए एग्रीकल्चर पॉलिसीज भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये हमने पढ़ लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस फॉर टैकलिंग मैल न्यूट्रिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में कौन कौन से प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं विच विल हेल्प अस टैकल मैल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला तो है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो मैंने पहले भी बताया था। क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? एक तो होता है चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years, यहाँ लिखा है यंग चिल्ड्रन अप टू 6 years, एंड प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड इन्फेंट्स। तो ये सबको क्या कवर करता है? ICDS। फिर दूसरा प्रोग्राम है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम के नाम है। कोई विटामिन ए के लिए है, कोई अनीमिया के लिए है, कोई आयोडीन के लिए है। सो इन सब के नाम ऐसे अलग अलग करके याद करने की जरूरत नहीं है। यू शुड जस्ट नो अबाउट कि हमारे कंट्री में ICDS है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स है, उसके अंडर ये अलग अलग आते हैं। ऐसे एक एक करके पूछा नहीं जाएगा। फिर तीसरा प्रोग्राम है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जैसे कि मिड डे मील। फूड सप्लीमेंटेशन मतलब कि फूड ऐड करना। अगर जैसे कुछ स्कूल्स में ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की कि अगर आप स्कूल अटेंड करोगे तो दोपहर का लंच मिलेगा, तो उसको कहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है, एक तो अटेंडेंस बढ़ती है, बच्चों को आने का मन करते है कि हाँ हमें खाना मिलेगा इसलिए हम आते हैं। तो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन दोनों इम्प्रूव हो रहा है इससे। फिर चौथा आता है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैंने अभी बताया था PDS वही होता है कि बफर स्टॉक हम रखते हैं, उसके बाद वो सेव करते हैं अगर टाइम्स आर बैड, कभी अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड ऐसा कुछ आ जाए तो हम PDS का रखा हुआ खाना वी यूज इट।
तो दैट इज फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम। एंड अलग अलग और प्रोग्राम भी हैं, सबके नाम ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर फिफ्थ आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये थे हमारे कंट्री के अंदर न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग्स इन आर कंट्री। अब हम चलते हैं हेल्थ केयर की तरफ। तो हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, वी ऑल डिजर्व गुड हेल्थ। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्सप्लेन हेल्थ केयर एंड इट्स 3 लेवल्स। तो हम ये बताएंगे एक तो कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर ऑफ द सिटीजन्स। Healthcare is just not just medical care, but it also includes multitude of services that should help promote, maintain, monitor and restore health. मतलब health ये नहीं कि सिर्फ दवाइयाँ मिल गई, बट इट इज ऑल्सो कि हमारी हेल्थ ठीक रहे, अच्छी रहे, और हमारे पे देखभाल रखी जाए कि हेल्थ सही चल रही है या नहीं। इन सबको हेल्थ केयर कहते हैं। तो इंडिया में हेल्थ केयर जो है 3 लेवल पे दी जाती है। तो ये 3 लेवल एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी लेवल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी विद द हेल्थ सिस्टम। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो लेवल होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी लेवल। यहाँ पे बहुत बेसिक सेटअप होता है, ऐसा एकदम कुछ खास स्पेशल मशीन्स नहीं होती, बट थोड़ा बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी हेल्थ केयर। इन आवर कंट्री दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू नेटवर्क ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर मिलती कहाँ पे है? इट इज फाउंड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHCs। अब अगर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वहां के लिए क्या होता है, वहां पे हमें जाना पड़ता है सेकेंड लेवल पे। सेकेंड लेवल कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। Community health center are functions, they function as first referral level. Tertiary is the थर्ड मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो होता है उसको टर्शरी कहते हैं। टर्शरी, और उसमें क्या होता है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर होता है। वहां पे स्पेशल मशीन्स होती हैं अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी कहते हैं। तो टर्शरी का एक एग्जांपल आ सकता है, तो ये है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये हो गए 3 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम सीखते हैं स्कोप। स्कोप में हम पहले देखेंगे रोल ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट की। पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। सो न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। ये तो हमने अब सीख लिया, हमने पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में, दोनों में देखा कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो कॉल एज कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट, दोनों एक ही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पब्लिक और कम्युनिटी एक ही चीज है कि दे आर वर्किंग फॉर द सेम पीपल। तो जो वो हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड इन की एरियाज एंड एमिनेंटली सूटेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल स्ट्रैटेजीज ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। ये जो है ये ट्रेंड होते हैं और बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं इन द एरियाज। तो वो पब्लिक न्यूट्रिशन और कम्युनिटी न्यूट्रिशन को पढ़ के आते हैं, दे नो देयर एरियाज एंड देर वेरी वेल ट्रेन्ड। उनके एरियाज होते क्या हैं? न्यूट्रिशनल साइंस, न्यूट्रिशनल नीड्स थ्रू आउट लाइफ साइकिल, असेसमेंट, केयर, फूड साइंस। तो हमको ये जो है ये अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यू शुड नो दैट दे आर ट्रेन्ड एंड दे आर इक्विप्ड इन देयर की एरियाज। और 2-3 की एरियाज यू कैन रिमेंबर, ऐसे याद कर सकते हैं। कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट कैन वर्क इन द फॉलोइंग एरियाज या फिर सिचुएशन। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेम द एरियाज वेयर कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट कैन वर्क। कोई भी 4 एरियाज आप याद रख लें, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो कुछ तो हैंगी, जैसे कि ICDS में काम कर सकती हैं, जैसे मैंने बहुत बताया ICDS के बारे में, तो दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। वरना गवर्नमेंट में एज कंसल्टेंट, एडवाइजर और पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी, या फिर दे कैन बी इन्वॉल्व विद ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक लार्ज स्केल फीडिंग प्रोग्राम्स। न्यूट्रिशनिस्ट और स्कूल हेल्थ काउंसलर, ये भी बहुत इजी है। And then they can be involved with corporate CSR program dealing with food and nutritional security to vulnerable group। तो ये हो गए कुछ एरियाज जहाँ पे कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं।
फिर लिखा है बिसाइड दिस देर आर एवेन्यूज इन टीचिंग, रिसर्च, entrepreneurship with agencies involved in developing communication material and educational packages for those who have adequate and appropriate training. मतलब कि they can also work as entrepreneurs, मतलब अपना खुद का खोल सकते हैं अपनी एजेंसी, या किसी एजेंसी के साथ वर्क भी कर सकते हैं. वहाँ पे they can use their knowledge and tell कि हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स कैसी होती हैं, और ये सारा मटेरियल के साथ थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दे कैन डू. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. आई होप आपको अच्छा लगा हो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.